घटना उन दिनों की है जब चीनी यात्री चाणक्य से मिलने भारत आया। जब भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और आचार्य चाणक्य उनके महामंत्री थे और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। उन्हीं की बदौलत चंद्रगुप्त ने भारत की सत्ता हासिल की थी। चाणक्य अपनी योग्यता और कर्तव्य पालन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थे। उन दिनों एक चीनी यात्री भारत आया, यहाँ घूमता फिरता। जब वह पाटलिपुत्र पहुंचा तो उसकी इच्छा आचार्य चाणक्य से मिलने की हुई। उससे मिले बिना उसकी यह यात्रा उसे अधूरी महसूस हुई। पाटलिपुत्र उन दिनों मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। वहीं चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी रहते थे, लेकिन उनके रहने का पता उस यात्री को नहीं था। लिहाजा पाटलिपुत्र में सुबह घूमता फिरता वह गंगा किनारे पहुंचा। वहाँ उसने एक वृद्ध को देखा जो स्नान करके अब अपनी धोती धो रहा था। वह सांवले रंग का साधारण सा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके लौटने की प्रतीक्षा में यात्री एक तरफ खड़ा हो गया। वृद्ध ने धोती धोकर अपने घड़े में पानी भरा और वहां से चल दिया। जैसे ही वृद्ध यात्री के नजदीक पहुंचा, यात्री ने आगे बढ़कर भारतीय शैली में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाशय, मैं चीन का निवासी हूँ, भारत में काफी घूमता हूँ। यहाँ के महामंत्री आचार्य चाणक्य के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिलने का पता बताएंगे? वृद्ध ने यात्री का प्रणाम स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। फिर उस पर एक नजर डालते हुए बोला, अतिथि की सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। आप कृपया करके मेरे साथ चलें। फिर आगे आगे वह वृद्ध और पीछे पीछे वह यात्री चल दिए। वह रास्ता नगर की ओर न जाकर जंगल की ओर जा रहा था। यात्री को आशंका हुई कि वह वृद्ध उसे किसी गलत स्थान पर तो नहीं ले जा रहा। फिर भी वह उस वृद्ध की नाराजगी के डर से कुछ कह नहीं पाया। वृद्ध के चेहरे पर गंभीरता और तेज झलक रहा था कि चीनी यात्री उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि भारत में अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और पूरे भारत में चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का इतना दबदबा था कि कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चित था। वह यही सोच रहा था कि चाणक्य के निवास स्थान में पहुंचने के लिए छोटा मार्ग होगा। वृद्ध लंबे लंबे डग बढ़ते हुए काफी तेजी से चल रहा था। चीनी यात्री को उसके साथ चलने में काफी दिक्कतें हो रही थी। नतीजन वह पिछड़ने लगा। वृद्ध को उस यात्री की परेशानी समझ आ गई और वह धीरे धीरे चलने लगा। अब चीनी यात्री आराम से उनके साथ चलने लगा। रास्ता भर वे खामोशी से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वृद्ध एक आश्रम के निकट पहुंचा। चारों ओर शांति थी। तरह तरह के फूल पत्तियों से आश्रम घिरा हुआ था। वृद्ध वहां पहुंचकर रुका और यात्री को वही थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर आश्रम में चला गया। यात्री सोचने लगा कि वह वृद्ध शायद इसी आश्रम में रहता होगा और अब पानी का घड़ा और भीगे वस्त्र रखकर वहीं आगे चलेगा। कुछ क्षण बाद यात्री ने सुना, महामंत्री चाणक्य अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। महाशय, यात्री ने नजरें उठाई और देखता रह गया कि वही वृद्ध आश्रम के द्वार पर खड़ा उनका स्वागत कर रहा था। उनके मुख से आश्चर्य से निकल पड़ा, आप? हाँ महाशय, वृद्ध बोला, मैं ही महामंत्री चाणक्य हूँ और यही मेरा निवास स्थान है। आप निश्चित होकर आश्रम में पधारें। यात्री ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका बनी हुई थी कि कहीं उसे मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक महामंत्री इतनी सादगी का जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है। नदी पर अकेले ही पैदल स्नान के लिए जाना, वहां से स्वयं ही अपने वस्त्र धोना, घड़ा भर कर लाना और बस्ती से दूर आश्रम में रहना, यह सब चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति की ही दिनचर्या हो गई है। उसने आश्रम में इधर उधर देखा। साधारण किस्म का सामान था। एक कोने में उपलों का ढेर लगा हुआ था। वस्त्र सुखाने के लिए बांस का डंडा रखा हुआ था। दूसरी तरफ मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा रखा हुआ था। वहां कोई राशि ठाट बाट नहीं था।
चाणक्य ने यात्री को अपनी कुटिया में ले जाकर आदर सहित आसन पर बैठाया और स्वयं उनके सामने दूसरे आसन पर बैठ गए। यात्री के चेहरे पर बिखरे हुए भाव समझते हुए चाणक्य बोले, महाशय, शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस विशाल राज्य का महामंत्री मैं ही हूँ तथा यह आश्रम ही महामंत्री का मूल स्थान है। विश्वास कीजिए, ये दोनों बातें सच हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि आप भारत में हैं, जहाँ कर्तव्य पालन को महत्व दिया जाता है, ऊपरी आडंबर को नहीं। यदि आपको राष्ट्रीय ठाट बाट देखना है तो आप सम्राट के निवास स्थान पर पधारें। राज्य का स्वामी और उसका प्रतीक सम्राट ही होता है, महामंत्री नहीं। चाणक्य की बातें सुनकर चीनी यात्री को खुद पर बहुत लज्जा आई कि उसने व्यर्थ ही चाणक्य और उसके निवास स्थान के बारे में शंका की। इत्तेफाक से उसी समय वहां सम्राट चंद्रगुप्त अपने कुछ कर्मचारियों के साथ आ गए। उन्होंने अपने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, राजकार्य के संबंध से आपसे कुछ सलाह लेनी थी, इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। इस पर चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, उस संदर्भ में हम फिर कभी बातें कर लेंगे। अभी तुम हमारे अतिथि से मिलो। यह चीनी यात्री हैं, इन्हें तुम अपने राजमहल ले जाओ, इनका भली भांति स्वागत करो और संध्या को भोजन के बाद इन्हें मेरे पास ले आना, तब इनसे बातें करेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य को प्रणाम करते यात्री को अपने साथ लेकर लौट गए। संध्या को चाणक्य किसी राजकीय विषय पर चिंतन करते हुए खुद लिखने में व्यस्त थे। सामने दीपक जल रहा था। चीनी यात्री ने चाणक्य को प्रणाम किया और एक और बिछे आसन पर बैठ गए। चाणक्य ने अपनी लेखन सामग्री एक और रख दी और दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जला लिया। इसके बाद चीनी यात्री को संबोधित करते हुए बोले, महाशय, हमारे देश में आप काफी घूम फिर रहे हैं, कैसे लगा आपको हमारा देश? चीनी यात्री ने नम्रता से बोला, आचार्य, मैं इस देश के वातावरण और निवासियों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने अनेक विचित्रताएं भी देखी हैं जो मेरी समझ से परे हैं। कौन सी विचित्रताएं मित्र? चाणक्य ने स्नेह से पूछा। उदाहरण के लिए सादगी ही बात कर ली जा सकती है। इतने बड़े राज्य के महामंत्री का जीवन इतनी सादगी भरा होगा, इसकी तो कल्पना भी हम विदेशी नहीं कर सकते, कहकर चीनी यात्री ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अभी अभी एक और विचित्रताएं मैंने देखी हैं। आचार्य, आज्ञा हो तो कहूँ? अवश्य कहो मित्र, आपका संकेत कौन सी विचित्रता की ओर है? अभी अभी मैं जब आया तो आप एक दीपक की रोशनी में काम कर रहे थे। मेरे आने के बाद उस दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जला लिया। मुझे तो दोनों दीपक एक समान लग रहे हैं। फिर एक को बुझाकर दूसरे को जलाने का रहस्य मुझे समझ नहीं आया। आचार्य चाणक्य मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, इसमें ना तो कोई रहस्य है और ना ही कोई विचित्रता है। इन दोनों दीपक में से एक राजकोष का तेल है और दूसरे में मेरे अपने परिश्रम से खरीदा गया तेल है। जब आप यहाँ आए थे तो मैं राजकीय कार्य कर रहा था, इसलिए उस समय राजकोष के तेल का दीपक जला रहा था। इस समय मैं अपने व्यक्तिगत बातें कर रहा हूँ, इसलिए राजकोष के तेल वाला दीपक जलाना उचित और न्याय संगत नहीं लग रहा है। लिहाजा मैंने वो वाला दीपक बुझाकर अपनी वाला दीपक जला दिया। चाणक्य की बात सुनकर यात्री दंग रह गया और बोला, धन्य हो आचार्य, भारत की प्रगति और उसके विश्व गुरु बनने का रहस्य अब मुझे समझ में आ गया है। जब तक वहाँ के लोगों का चरित्र इतना ही उन्नत और महान बना रहेगा, उस देश की तरक्की को संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकेगा। इस देश की यात्रा करके और आप जैसे महात्मा से मिलकर मैं खुद को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या राय देनी है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।